बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम द ब्लैंक पेज ऑफिशियल में आपको खुशामदीद कहते हैं। अगर आप नए हैं इस चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा। दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मिलिट्री डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी के दरमियान आंख मचोली होती रही है और बहुत सारे मुल्कों के अंदर कभी सिविलियंस आ जाते हैं पावर में तो कभी मिलिट्री आ जाती है। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज़ दैट सिविलियंस जो होते हैं ना, डेमोक्रेसी जो होती है उसको हर दौर में हर हाल में एक एडवांटेज ये हासिल रहा है कि पॉलिटिशियंस जो होते हैं सिविलियंस उनका ताल्लुक पब्लिक से होता है और उनकी जो रूट्स होती हैं वो पब्लिक के अंदर होती हैं। अनलाइक द जनरल्स की रूट्स जो होती हैं वो पब्लिक के अंदर नहीं होती हैं और वो पब्लिक को जवाबदेह भी नहीं होते। जबकि पॉलिटिशियन जो होता है, अगर ट्रू डेमोक्रेसी है मुल्क के अंदर, तो पॉलिटिशियन को एक डर ये लगा रहता है कि अगर मैं बुरा परफॉर्म करूँगा तो मुझे लोग वोट नहीं देंगे और जो मेरा अपोनेंट होगा वो वोट ले जाएगा और मेरी दुकान बंद हो जाएगी। इसीलिए पॉलिटिशियन हमेशा हिचकिचाता ज़रूर है एंटी पब्लिक डिसीजन लेने से या ऐसे डिसीजन लेने से जो कि कड़वे होते हैं या जिनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा हो उसकी गुडविल के ऊपर। मिलिट्री डिक्टेटरशिप में ये बात चूंकि नहीं होती, क्योंकि मिलिट्री के अंदर जो जनरल साहब होते हैं, जनरल साहब सिर्फ ये देखते हैं कि उसकी सोच के हिसाब से ये चीज़ सही है या नहीं है और वो कर देते हैं। तो बुरी जो डेमोक्रेसी होती है ना, जो कि ज़्यादा परफॉर्मेंस नहीं भी कर रही होती, उसके अंदर ये जो अकाउंटेबिलिटी वाला फैक्टर होता है, कम से कम वो फैक्टर उसको डिक्टेटरशिप से एक एडवांटेज ज़रूर दिलाता है कि मुजरिम बन के पॉलिटिशियन आखिर में 5 साल के बाद कौम के सामने खड़ा ज़रूर होता है। अब पब्लिक जो है उसके आर्ग्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करे, परफॉर्मेंस में ना करे, ये पब्लिक के वोट डिसाइड कर रहा होता है। हमारे रीजन के अंदर पिछले काफ़ी अरसे से लेके एक बदतरीन लड़ाई डिक्टेटरशिप और डेमोक्रेसी की जारी है और वो म्यांमार के अंदर जारी है। म्यांमार के अंदर इलेक्शंस हुए, उन इलेक्शंस में आंग सान सू की जीत गई और वहाँ की जो मिलिट्री जनता थी उसके बारे में कुछ स्टेटमेंट्स आंग सान सू की ने ऐसे दिए कि मिलिट्री का जो रोल है वो थोड़ा सा हम रिड्यूस करेंगे। अब उसके बाद हमने ये देखा कि ये जो आंग सान सू की साहिबा थी इनको उठा के जेल में डाल दिया गया और जनरल साहब जो थे, जनरल साहब आके हुकूमत में बैठ गए। इनिशियली तो उनके खिलाफ वो पीसफुल प्रोटेस्ट स्टार्ट होते हैं मुल्क के अंदर, लेकिन फिर ये होता है कि ये जो पीसफुल प्रोटेस्ट थे ये थोड़े से ग्लोबल भी होना शुरू हो जाते हैं। हमने देखा कि वेस्ट के भी बहुत सारे मुल्कों के अंदर जो बर्मी रहते हैं वहाँ पर उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट वहाँ पर भी किए। लेकिन देखते ही देखते ये जो बर्मा के अंदर पीसफुल प्रोटेस्ट थे ये वायलेंट क्लैशेस में तब्दील हो गए और उसके बाद ये होता है कि ये जो प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस थी इन्होंने मिलिटेंट जत्थे बना लिए और मिलिटेंट जत्थे बनाकर ये लड़ते रहे मिलिट्री जनता से। लेकिन इस वक्त जो लड़ाई है वो शदीद हो चुकी है, बहुत तेज़ हो चुकी है लड़ाई मिलिट्री जनता के दरमियान और प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस के दरमियान। और इसके चलते दो बहुत बड़े वाक़यात हुए हैं। अमेरिका और चाइना की जो कोल्ड वार चल रही है इसके चलते हुआ ये कि जब यहाँ मार्शल लॉ लगा तो ना अमेरिकन ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे थे, वो देख रहे थे, वेट एंड सी वाली पॉलिसी थी। चाइनीज़ की भी वेट एंड सी वाली पॉलिसी थी। लेकिन अब वो एक दो डेवलपमेंट्स ऐसी हुई हैं जिससे लग यूँ रहा है, अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि शायद ये वेट एंड सी वाली जो पॉलिसी है ना, इसको तर्क करके और एक्टिवली हो सकता है कि ये फोर्सेस इंगेज हो जाएं यहाँ पर भी म्यांमार के अंदर। हुआ यह है कि ये जो प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस हैं जिन्होंने नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट बनाई हुई है, एक बाज़ाब्ता वहाँ पर बड़ा इलाका ऐसा भी है जहाँ पर मिलिट्री जनता की हुकूमत नहीं है, इनकी हुकूमत है, वहाँ की जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनकी हुकूमत है। इन्होंने गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी बनाई हुई है, अमेरिका के अंदर इन्होंने उसकी हेड ऑफिस खोल लिया। और उसके बाद जो लेटेस्ट डिटेल्स आ रही हैं वो ये बता रही हैं कि मुमकिन है कि आगे चलकर ये सिविल वॉर रीजन के दूसरे मुल्कों के लिए डिप्लोमेटिक और दीगर चैलेंजेस भी पैदा कर सकती हैं, जहां पर अमेरिकन और चाइनीज अपने अपने प्लेयर्स की साइड लेने के लिए दूसरे मुल्कों के अंदर लॉबिंग शुरू कर दें। फॉरेन अफेयर्स ने म्यांमार के हवाले से एक बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल आज लगाया है। ये कहते हैं कि इज म्यांमार द फ्रंट लाइन ऑफ अ न्यू कोल्ड वॉर, हाउ अमेरिका एंड चाइना आर रीशेपिंग द बर्मीज सिविल वॉर। ये रीशेप हो रही है और इसमें वो कह रहे हैं, इनिशियल जो जंग की शक्ल थी उस पर वो लिख रहे हैं कि फॉर मच ऑफ द लास्ट 2 years
The Burmese crisis received minimal attention from the United States and China. दोनों जो है ज्यादा इस पे पहले ध्यान नहीं दे रहे थे. Despite unfolding at a time of intensifying great power tensions, Washington and its partners have voiced support for Myanmar's pro-democracy faction, yet geopolitical considerations have limited their willingness to take forceful action against the Janata. Although Beijing favors the military dictatorship in some respects, it initially opted to wait and see too. अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग ये समझ रहे होंगे कि शुरू से लेकर अमेरिकन जो हैं वो इनके ऊपर दबाव डाल रहा है मिलिट्री जनता के ऊपर, लेकिन ऐसा नहीं है. मुझे यूँ लग रहा है कि अमेरिकन जो हैं थोड़ा सा डबल गेम खेल रहे थे. अगर आप पॉलिसीज़ देखें, बयानात तो दे रहे थे डेमोक्रेसी के हवाले से, लेकिन कुछ स्टेप्स ऐसे हैं, कुछ डिसीशंस अमेरिका के ऐसे हैं जो कि थोड़ा सा मशकूक किस्म के हैं. मिसाल के तौर पर इन्होंने ये जो सैंक्शंस लगाए मिलिट्री जनता के ऊपर, इन सैंक्शंस के अंदर बहुत सी जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, मिलिट्री जनता वैसे वहाँ कारोबार भी करती है म्यांमार के अंदर, आपको पता है, वो बिजनेसेस भी कर रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसेस हैं वहाँ जनरलों के, एम्पायर बनी हुई है बहुत बड़ी बिजनेस की. तो ऐसी बहुत सारी कंपनियां थी जनरलों से रिलेटेड जिसके ऊपर सैंक्शंस नहीं लगे. मतलब अमेरिकन ने अगर सैंक्शंस लगाए थे तो ये बिजनेसेस क्यों खुले हुए थे, इसके ऊपर क्यों नहीं लग रहे थे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. इसका मतलब है कि ऑल आउट अमेरिका नहीं गया था मिलिट्री जनता के पीछे, हाथ धोकर नहीं पड़े थे, वो कहीं ना कहीं पे वेट एंड सी कर रहे थे. फॉरेन अफेयर्स के इसी आर्टिकल का ये हिस्सा बड़ा इंटरेस्टिंग है कि हाई लेवल यूएस ऑफिशियल्स हैव मेट विद दी Burmese opposition resistance leaders, and the US government has issued targeted sanctions against high-ranking military officials, but the sanctions have left untouched the Janata's most prized asset, Myanmar Oil and Gas Enterprise, a military-owned firm that generates some $1.5 billion in annual revenues and offers the regime much-needed access to foreign currency. Washington has also refrained from imposing secondary sanctions on those who do business with the junta, such as Thai energy companies and Singaporean financial firms. अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट नुक्ता रेज किया गया है कि यार आपने अगर सैंक्शंस लगाए हुए थे, ये क्या था फिर, ये जो फौज की कंपनी थी वहाँ पर जो कि मेजर सोर्स ऑफ इनकम है, इसको क्यों छोड़ा हुआ था. इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं वेट एंड सी यहाँ पर भी हो रहा था ना अमेरिका की जाने से, लेकिन वो वेट एंड सी गालिबन धपड़दूस हो रहा है और गालिबन अमेरिका ज्यादा एक्टिवली इंगेज होने के चक्कर में यहाँ पर, क्योंकि नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट वालों ने ये जो ऑफिस खोली है वहां पर अमेरिका के अंदर, और कुछ दीगर फैसले अमेरिका ने ऐसे किए हुए हैं जिससे तासुर ये मिल रहा है कि शायद अमेरिका अब ऑल आउट सपोर्ट की तरफ जाने लगा है. म्यांमार की जो मिलिट्री जनता के खिलाफ एक गवर्नमेंट बनी हुई है, नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट, उनकी फेवर में अमेरिका ज्यादा टिल्ट हो रहा है. इसीलिए डर अब यह है कि रीजन के शायद जो दूसरे मुल्क हैं पड़ोसी म्यांमार के, इंक्लूडिंग बांग्लादेश, इंक्लूडिंग आसियान वाले, इनके ऊपर शायद ये दबाव पड़ेगा कि वो मिलिट्री जनता के साथ डीलिंग अपनी कम कर दें. इट इज़ क्वाइट पॉसिबल. एक और जो स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस की हामिल चीज़ है यहाँ पर, वो म्यांमार चाइना इकोनॉमिक कॉरिडोर है, CMEC जिसे कहते हैं, चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर. ये चाइना को स्टेट ऑफ मलाका का अल्टरनेट प्रोवाइड करता है और बे ऑफ बंगाल से डायरेक्टली चाइना को कनेक्ट कर रहा होता है ये वाला रूट. तो इसके चलते भी अमेरिका मिलिट्री जनता के ऊपर आने वाले दिनों में मजीद अपना जो दबाव है वो बढ़ा सकता है. और ये जो दबाव है ये सिर्फ म्यांमार की हद तक नहीं होगा, रीजन के बाकी जो मुल्क हैं, खासतौर पर जो पड़ोसी हैं म्यांमार के, उनको भी शायद अमेरिका हो सकता है कि कहे कि आप मिलिट्री जनता के साथ डीलिंग करना बंद कर दें. अभी भी ट्रेड देखें हो तो रहा है ना, बांग्लादेश भी ट्रेड कर रहा है अभी भी म्यांमार के साथ, इंडिया भी कर रहा होता है, बाकी भी आसियान के मुल्क कर रहे होते हैं. तो अगर अमेरिका इनके पीछे पड़ जाता है, जो कि अभी बहुत सारी मीडिया आउटलेट्स लिखना शुरू भी हो गए हैं कि आने वाले दिनों में शायद इनके ऊपर सख्ती की जाए म्यांमार की मिलिट्री जनता के ऊपर, तो फिर बड़ी ट्रिकी सिचुएशन पैदा होगी. एक तरफ अमेरिका होगा जो कि इनके खिलाफ जा रहा होगा, दूसरी तरफ मुमकिन है कि चाइना और रशिया हो जो कि इनकी फेवर में जा रहे हो, मिलिट्री जनता की फेवर में जा रहे हो. इसकी वजह यह है कि अमेरिका का मिलिट्री जनता के खिलाफ 100% उनके खिलाफ होके जाना, इसका बेनिफिशियरी नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट वाले होंगे, वो जो प्रो डेमोक्रेसी फोर्सेस हैं, तो वो अमेरिका के ज़्यादा करीब हो सकते हैं. और अगर वो अमेरिका के करीब होंगे तो रशिया और चाइना के पास शायद फिर ऑप्शन ना हो उनको सपोर्ट करने का, क्योंकि वो यकीनी तौर पर यही चाहेंगे कि यहाँ पर उनके इंटरेस्ट जो हैं वो प्रोटेक्टेड रहें. तो म्यांमार की जो सिविल वॉर चल रही है, इसके रीजनल कॉन्सिक्वेंसेज फ्यूचर में
कुछ अच्छे नज़र नहीं आ रहे।